हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। शब्बीर का कहना है कि इंसान ही एक दूसरे के काम आता है। इंसान मजबूरी की हालत में हो और अगर कोई मेहरबान उसकी मदद करे तो मजबूरों की दाद रसी हो जाती है और वो हमेशा एहसान करने वाले के शुक्रगुजार रहते हैं। लेकिन शब्बीर ने गुजरावाला में जो वाकया देखा है वो कुछ मुख्तलिफ है। ये सरसब्ज खेत जो आप फुटेज में देख रहे हैं, गुजरावाला में थाना तलवंडी मूसा खान के इलाके में पाया जाता है। इसी इलाके में अब्दुल लतीफ का भी घर था। उन दिनों लतीफ सऊदी अरब से वापस आया हुआ था और अपना नया मकान बनवा रहा था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि लतीफ सुबह से शाम तक अपने जेरे तामीर मकान के सामने कुर्सी डालकर बैठा हुआ था और मजदूर काम कर रहे थे। इसी दौरान करीबी रिहाइश पजीर एक शनासा भी जेरे तामीर मकान की तरफ आ निकला। ओ यार शेरे, पाइप ठीक कर यार, सीधा कर दे पाइप को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मंसूर भाई क्या हाल है? अरे भाई माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, क्या बात है भाई लतीफ भाई। यार अब तो मिठाई बनती है भाई हमारी। हाँ क्यों नहीं, बैठो यार। और सुनाओ, काम धंधा कैसा चल रहा है? बस अल्लाह का शुक्र है, काम धंधा भी अपने टुक टुक चल ही रहा है। यार तुम तो बड़े मेहनती आदमी हो। खैर भाई बच्चों का क्या हाल है? हाँ अल्लाह का शुक्र है, बीवी बच्चे सब ठीक है। बस ये है कि यार तुम्हें पता है मेहनत का सिला आजकल यहाँ मिलता कहाँ है यार। अबे यार लतीफ भाई, मुझे भी यार अपने साथ सऊदी अरब ले चलो यार, मैं भी कुछ खा कमा लूंगा बच्चों के लिए यार। यार मैं कोशिश कर सकता हूँ लेकिन 3-3.5 लाख रुपए का खर्चा है। अब लो यार, यहाँ खाने को नहीं है, तुम लाखों की बात कर रहे हो यार। अच्छा ये बताओ आजकल कर क्या रहे हो? कुछ नहीं, आजकल तो फारिग बैठा हुआ हूँ। एक काम करो फिर, तुम मेरा मकान बन रहा है, इसकी देखभाल करो और खर्चे की फिक्र मत करना। लेकिन यार लतीफ भाई ये तो 24 घंटे का काम है, मैं रोज रोज कैसे आऊंगा? यार तू क्या तो सही रहा है, एक हल है मेरे पास। अगर तुम भाभी बच्चों को लेके मेरे घर आ जाओ, इस तरह तुम्हारे मकान का किराया भी बच जाएगा और बाकी मामला हम लोग देख लेंगे यार। हाँ ये बात आपकी सही है, ये कुछ समझ में आ रही है। ठीक है ऐसा कर लेता हूँ। चलो ये बात ठीक है। और चाय पियोगे? अब हाँ यार चाय तो जरूर पीऊंगा यार, नेकी और पूछ। शेरे, ओ शेरे। लतीफ ने काम करते हुए मजदूर को आवाज देकर बुला लिया। यार 2 चाय लेकर आना। हाँ मीठा तेल लाइयो। ओ यार क्या बात है। और सब ठीक है ना? अल्लाह का शुक्र। लतीफ गुज़िश्ता 15 बरस से सऊदी अरब में मुलाजमत करता था और अब अपनी कमाई से मकान बनवा रहा था। लतीफ को अल्लाह ने 6 प्यारी बेटियों और 1 अदद प्यारे बेटे से नवाजा था। मंसूर को जेरे तामीर मकान की निगरानी का काम देकर लतीफ सऊदी अरब वापस चला गया। जब मंसूर अपने अहले खाना के साथ लतीफ के मकान के एक हिस्से में आबाद हो गया था और थोड़े दिनों में लतीफ का नया मकान बन गया था और मंसूर अपने ठिकाने पर वापस चला गया था, मगर वो खासा परेशान था। एक बार लतीफ नया मकान बनने के बाद वापस आया तो शब्बीर ने देखा कि मंसूर और उसकी बीवी लतीफ के साथ बैठे हुए थे। भाई साहब मैंने पहले भी आपसे कहा था, कितने दिन हो गए, इनको अपने साथ सऊदीया ले जाएं, शायद हमारे भी हालात बदल जाएं। भाभी मैंने कब मना किया है? 3 से 3.5 लाख रुपए का खर्चा है। 1.5 लाख तो है हमारे पास, आप इनको ले जाएं अपने साथ, बाकी रकम हम बाद में अदा कर देंगे। हाँ ताहिर भाई आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वहां पहुंचने के बाद ना सबसे पहले मैं आपका कर्जा दूंगा। ठीक है फिर मंसूर भाई तैयारी करें, आपको ले चलते हैं बाहर। ये हुई ना बात, चल भाई तैयारी करते हैं। चल जी। मंसूर और उसकी बीवी लतीफ का शुक्रिया अदा करके चले गए। इस दौरान लतीफ का 7 साला बेटा बाप के पास खेलता कूदता आ गया। आजा मेरा बेटा, आजा गुड्डू, आजा मेरे जान, आजा मेरा शहजादा। कैसा है मेरा बेटा? जी अब्बू आज मैं ना गाड़ी चलाऊंगा। कैसे चलाएगा मेरा बेटा गाड़ी? यूं करके। चलो फिर मामा को तैयार करो, चलते हैं बाहर। मामा। फिर शब्बीर ने देखा कि छोटा सा अब्दुल्ला बाप की गोद में बैठकर कार चला रहा था और अपनी माँ और बहनों से बातें भी करता जा रहा था। गड्डी ध्यान ना चला। हाँ वे लो हीरा गड्डी चला रहा आज। अब्दुल्ला गड्डी चला रहा है सासू मोचे। मैं मुंह ते तो क्या
दिनों बाद लतीफ वापस सऊदी अरब गया तो मंसूर को नौकरी दिलाने के लिए साथ ले गया। मंसूर काम पर लग गया, लेकिन बदकिस्मती से खुद लतीफ की नौकरी खत्म हो गई तो वो वापस पाकिस्तान आ गया और टैक्सी खरीद कर चलाने लगा। लतीफ के माली हालात अब वैसे नहीं रहे थे और उसे पैसों की जरूरत थी। एक दिन शब्बीर ने देखा और फिर उस मुसाफिर को थाने के अंदर जाता देखता रहा। घर पहुंचा तो उसकी तबीयत खासी बोझल थी। शौहर के परेशान दिखाई देने पर बीवी हैरान रह गई। फातिमा, फातिमा, क्या बात है, सब खैरियत तो है ना? हाँ ठीक है सब। अब्दुल्ला का है। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। अब्दुल्ला दौड़ता हुआ आया और बाप से चिपक गया। बाप ने आंखें बंद करके बेटे को देर तक सीने से लगाए रखा और फिर उसे छोड़ दिया। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? ठीक है। टैक्सी में मुसाफिर मिला था, उसका 7 साल बेटा लापता हो गया। सोच रहा हूँ उसके दिल पे क्या गुजर रही होगी। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कैसा वक्त आ गया। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। कुछ अरसे बाद मंसूर का काम खत्म हो गया और वो सऊदी अरब से वापस आ गया। और जब लतीफ ने अपनी डूबी हुई रकम की वापसी का मुतालबा किया तो मंसूर उसका सामना करने से कतराने लगा। फिर एक दिन इन दोनों का रास्ते में आमना सामना हो गया। शब्बीर ने देखा कि को तलाश कर रहा था। रात भर जागने के बाद जब अब्दुल्ला का बाप घर से बाहर निकला तो घर के दरवाजे पर एक तहरीर देखकर हैरान रह गया। ये किसी अगवाकार की तरफ से लिखी गई तहरीर थी, जिसमें कहा गया था कि बच्चे को अगवा कर लिया गया है, रिहाई के लिए 3.5 लाख रुपए तावान अदा करने होंगे। ये तहरीर पढ़ते ही लतीफ के पांव के नीचे से जमीन निकल गई। उसने टैक्सी निकाली और सीधे थाने पहुंच गया। फिर उसके बाद शब्बीर ने देखा कि पुलिस एहलकार महल्ले पड़ोस में पूछगछ कर रहे थे और जब एहलकारों ने मंसूर का दरवाजा खटखटाया तो मंसूर इंतहाई परेशानी के आलम में दरवाजे पर आया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पुलिस की तफ्तीश कारगर साबित हुई। मंसूर ने बच्चे के अगवा का इकरार कर लिया था। बच्चे को अगवा कर लिया तूने? फिर क्या किया उसके साथ? बोल बोल। मैं उसे मारना नहीं चाहता था। अरे जालिम इंसान, तूने बच्चे की लाश खेत में फेंक दी। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई? साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो साहब, मुझे माफ कर दो। जिस आदमी पर तरस खाकर लतीफ ने उसे सऊदी अरब भिजवाया था, उसी ने रकम की लालच में अपने मोहसिन का बेटा अगवा करके मार दिया था। नन्हे अब्दुल्ला के कत्ल के बाद उसके घर में कोहराम मचा हुआ था। बच्चे की किताबें, तस्वीरें और स्कूल बैग देख देख कर अब्दुल्ला के माँ बाप और उसकी छोटी छोटी बहनें रो रही थी। यह है वो सफ़ाक एहसान फरामोश शख्स जिसने अपने ही मोहसिन की पीठ में खंजर घोंप दिया था। ये फुटेज जो आप देख रहे हैं उस वक्त की है जब अब्दुल्ला जिंदा था और अपने माँ बाप की खुशियों का सहारा बना हुआ था। शब्बीर ने कमसिन बच्चे के अगवा और कत्ल के मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। के दिल में औलाद के लिए जो प्यार और मोहब्बत का जज्बा होता है उससे इनकार नहीं किया जा सकता। ये फितरी जज्बा है और इस तरह औलादों को भी अपने वालिदैन से एक गहरा लगाव होता है। अगरचे बसा औकात औलादें नाफरमान भी निकल आती हैं। शब्बीर ने सक्खर में जिस लड़की को देखा है वो नाफरमान तो नहीं थी, अलबत्ता बला की जिद्दी थी। एक दिन अलीशा की माँ बेटी के कमरे में दाखिल हुई तो ये देखकर दंग रह गई कि कमरे की बत्ती बुझी हुई थी। अलीशा ने जो चादर ओढ़ रखी थी उसमें से मोबाइल फोन की रोशनी फूट रही थी। वालिदा की आहट महसूस करके
फिर अचानक चादर के अंदर से फूटने वाली रोशनी गायब हो गई। कमरे में गुप अंधेरा छा गया, जिसके साथ ही अचानक कमरे का बल्ब रोशन हो गया जो अलीशा की मां ने जलाया था। इसके साथ ही शब्बीर ने देखा कि अलीशा की मां ने गजबनाक होकर चादर खींच ली। अभी तक जाग रही हो तुम? अलीशा ने खुद को गहरी नींद में जाहिर करने की कोशिश की, लेकिन मां ने उसका फोन उठा लिया। इस मोबाइल ने ना बर्बाद कर दिया है तुम्हें। रात के 2 बज रहे हैं, तुम किससे बातें कर रही थी इस वक्त? अलीशा गहरी नींद से बेदार होने का ड्रामा करते हुए उठ बैठी। अम्मी, ये क्या कह रही है? मैं ये कह रही हूँ कि तुम रात के 2 बजे किससे बातें कर रही थी? किसी से भी बात नहीं कर रही थी, मैं तो सो रही थी। अलीशा, तुम मुझे झूठ भी बोलने लगी हो। मैंने खुद देखा है तुम्हारे हाथ में मोबाइल था। मैं कहाँ झूठ बोल रही हूँ, वो बस आँख खुल गई थी तो अलीशा का बाप किसी सोच में डूब गया। सुने, क्या सोच रहे हैं आप? नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें तो मालूम है मैं अलीशा से कितनी मोहब्बत करता हूँ और कितनी प्यारी है मेरी बेटी। ना जाने कौन बहका रहा है उसको। खैर, आप ज्यादा ना सोचे, क्या पता लड़का अच्छा ही हो। आप एक बार मालूम तो करें उसके बारे में। हाँ, मालूम तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुमसे समझाओ कि ये इश्क और मोहब्बत का भूत 2 दिन में उतर जाता है। समझाओ उसे, शायद तुम्हारी बात उसकी समझ में आ जाए। मैंने बहुत समझाया उसे, वो नहीं समझती मेरी बात। अच्छा, ठीक है, फिर उसे भेजो मेरे पास। भेजती हूँ। बीवी सर हिलाती हुई शौहर के पास से उठी और बेटी को बाप के पास भेज दिया। आसान को अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। अरे मेरी प्यारी बेटी, क्या कर रही थी मेरी शहजादी? कुछ नहीं, कपड़े इस्त्री कर रही थी। अच्छा अच्छा बेटा, मैंने सुना है तुमने किसी लड़के से दोस्ती कर ली है। नहीं अब्बू, वो मेरा मतलब। कोई बात नहीं बेटा, इस उम्र में ऐसा होता है। कौन है वो लड़का? अब्बू, उसका नाम सुफियान है। बेटा, तुमने देखा है उसे? हाँ अब्बू, एक बार देखा है और रोज फोन पे बात होती है। अच्छा, देखो बेटा, मैंने दुनिया देखी है, इस तरह से थोड़ी होते हैं रिश्ते। खैर, अब तू कहती है तो मैं उससे मिल लूंगा। अगर मुझे लड़का पसंद आया तो मैं तेरी शादी उससे जरूर करूंगा। आप खुश? अलीशा बाप को जवाब दिए बगैर वहां से चली गई और फिर शब्बीर ने देखा कि वो कमरे में फोन पर सुफियान से बात कर रही थी। हेलो सुफियान, तुम्हें पता है अब्बू राजी हो गए। क्या? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। अरे मैं अभी तो अब्बू से बात करके आ रही हूँ। वो कह रहे हैं अगर लड़का अच्छा होगा तो वो मेरी शादी करवा देंगे। तुम अच्छे तो हो ना? तुम्हें नहीं पता मैं कैसा हूँ? मुझे क्या पता, वैसे भी कौन सा तुमने मुझे सब कुछ बताया हुआ है। खैर, वो सब तो अब्बू मालूम कर ही लेंगे। अच्छा सुनो, कल अब्बू तुमसे मिलने के लिए आएंगे, जरा तमीज से रहना उनके सामने। मुझसे मिलने आएंगे? इतनी जल्दी? नहीं नहीं नहीं, तुम अपने अब्बू को रोक दो कि मैंने अपने घर पे नहीं बताया। पहले मुझे अपने घर पे तो बताने दो। सुफियान का जवाब और उसकी हिचकिचाहट महसूस करके अलीशा को जैसे एक झटका सा लग गया। उसे पता नहीं क्यों ऐसा लगा जैसे उसने जो ख्वाब देखा था वो एक भयानक ख्वाब था, धोखा था। अलीशा ने अचानक कॉल काट दी और उधर सुफियान हलो हलो करता रह गया। कुछ दिनों बाद अलीशा का बाप सुफियान के बारे में मालूमात हासिल करते देखा गया। शब्बीर ने देखा कि अलीशा का बाप एक घर में अपने किसी करीबी दोस्त के साथ बैठा हुआ था और अलीशा के बाप का दोस्त सुफियान के बारे में उसे मालूमात दे रहा था, जिस पर अलीशा का बाप कुछ परेशान सा नजर आया। क्या वाकई? हाँ यार, सोबत अच्छी नहीं है, तुम्हारी बेटी के लायक नहीं है। वैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं यार, बस तुम्हारी बात पे यकीन करने के बाद अब मुझे मजीद तहकीक की जरूरत नहीं है। बस एक बात याद रहे, ये बात मेरे और आपके दरमियान ही रहे। अरे नहीं यार, क्या वो मेरी बेटी नहीं है? बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। आलिशा के बाप ने सुफियान के बारे में मुकम्मल मालूमात के बाद फैसला किया कि वो किसी सूरत अपनी बेटी की शादी उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं करेगा। बेटी को बाप के फैसले का इल्म हुआ तो बाप बेटी के दरमियान झगड़े शुरू हो गए
और नौबत मार कुटाई तक आ गई। अलीशा की माँ भी अपने शौहर के खिलाफ हो गई। शब्बीर ने एक दिन देखा कि बाप की मौजूदगी में अलीशा घर से बाहर बगैर दुआ सलाम के निकलने लगी तो बाप को गुस्सा आ गया। अलीशा कहाँ जा रही है? न दुआ न सलाम, तुम्हारा दिमाग तुम चल गया? कहाँ जा रही है सुबह सुबह? अलीशा बाप की आवाज पर रुकी। उसने पलट कर देखा तो उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी। मैं सुफियान से मिलने जा रही हूँ। तेरी ये मजाल! चीख पुकार सुनकर माँ भी वहाँ दौड़ी चली आई। क्या कयामत आ गई? क्यों चिल्ला रहे हैं आप? पूछो इस बदतमीज से। बाप से कह रही है कि अपने आशिक से मिलने जा रही है। अरे गुस्से में कह दिया होगा उसने। आप भी तो जिद पकड़ के बैठ गए ना इस बात की। तुमने बिगाड़ा है इसे। इसकी जिम्मेदार तुम और तुम। बता दो ना कहाँ जा रही हो अपने बाप को। नहीं बताऊंगी, कुछ नहीं बताऊंगी। अलीशा, अलीशा! अलीशा तेजी से घर से बाहर निकल गई। बाप बेटी के पीछे दौड़ा मगर बीवी ने शौहर को पकड़ लिया, जिस पर शौहर ने बीवी को धक्का दे दिया और वो गिर पड़ी। जान से मार दूंगा मैं उसको। मार दो उसको जान से। अरे वो अपने दोस्त के घर जा रही थी, उसने रात को बताया था मुझे। अरे जहन्नुम में जाओ तुम और तुम्हारी बेटी। जहन्नुम में तुम जाओ और खबरदार अब एक लफ्ज भी मेरी बेटी के लिए कहा। बेटी अपने आशिक से शादी पर राजी हो गई थी। बाप अपने जिद पर कायम था। माँ भी मुबैना तौर पर बेटी और उसकी आशना का साथ दे रही थी, मगर कभी कभी बेटी को समझाने की कोशिश करती तो वो खुदकुशी करने की धमकी दे डालती। अम्मा देखो, मैं आखिरी बार कह रही हूँ, मेरी शादी सुफियान से करवा दो, वरना मैं अपनी जिंदगी खत्म कर लूंगी। तो कर लो खत्म और जान छोड़ो हमारी। और एक बात कान खोल के सुन लो, जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है ना, तुम्हारी शादी सुफियान से नहीं हो सकती। शादी तुम्हें करके दिखाऊंगी। अलीशा उसी वक्त घर से बाहर निकली और रक्शे में बैठकर सुफियान को फोन करने लगी। उसने सुफियान को एक जगह आने के लिए कहा और जब वो रक्शे से उतर रही थी तो सुफियान वहां मोटरसाइकिल समेत मौजूद था। अलीशा सुफियान की मोटरसाइकिल पर बैठ गई। फिर वो एक महफूज जगह पर आपस में बात करते हुए पाए गए। बहुत गुस्से में लग रही है। मेरे गुस्से को छोड़ो, ये बताओ शादी करोगे मुझसे या नहीं? मैंने कब इनकार किया? मगर तुम्हारे अब्बू। साथ दोगे मेरा? क्यों नहीं दूंगा? फिर शब्बीर ने देखा कि सुफियान अचानक बौखला गया। अलीशा, तुम पागल हो रही हो। ये सब मुमकिन नहीं है। नहीं ना? तो फिर ठीक है। कल जब मेरी लाश के पास से पर्चा मिलेगा ना और उसमें मेरे कातिल का नाम और ये पता चलेगा कि वो तुम हो। खुदा हाफिज। अलीशा, अलीशा, अलीशा मेरी बात तो सुनो। अलीशा सुफियान की बात सुने बगैर तेजी से निकल गई। सुफियान उसे आवाज देता रह गया मगर अलीशा रक्शे पर बैठकर ये जा वो जा हो गई। फिर एक रात जिद की पक्की अलीशा ने वो कर दिखाया जो उसने सोच रखा था। शब्बीर ने देखा कि उस रात खिलाफ तवक्को अलीशा अपने बाप के पांव दबा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। फिर वो अपनी जगह से उठी, बाप के कमरे की लाइट बुझा दी और फिर उसे सुफियान को फोन करते देखा गया। थोड़ी देर में सुफियान खामोशी से खुले दरवाजे से दाखिल हुआ। अलीशा सुफियान का हाथ पकड़कर उसे बाप के नजदीक ले गई और फिर दूसरे ही लम्हे वहां गोली चलने की आवाज सुनाई दी और अंधेरे में सुफियान को खौफ के आलम में भागते देखा गया। कह रहा था कि हमारी शादी की सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारा बाप है, मैं उसको मारूंगा, इसलिए उसने मेरे डैडी के ऊपर फायर की। इसकी बीवी ने इसको गोलियां खिला के एक नशावर उसको सुलाया था। उसके बाद पिस्टल की फायर किए थे। इसकी बेटी ने और ये वेपन अरेंज किया था उसकी जो भतीजा है उसने। शब्बीर को यह भी मालूम हुआ है कि डकैती का ड्रामा रचाने के बावजूद पुलिस हकायक तक पहुंच गई और अलीशा, उसके आशिक और अलीशा की मां को आनत जुर्म के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखे। शब्बीर ने खानपुर में एक ऐसी शादीशुदा औरत देखी है जिसे अपना शौहर एक आंख ना भाता था, क्योंकि शौहर उससे उम्र में बड़ा था। अक्सा बन संवर कर मैके जाने के लिए तैयार खड़ी थी। शौहर गहरी नींद सो रहा था। वो बार बार शौहर को जगाने की कोशिश करती, लेकिन अक्सा का शौहर गहरी नींद से थोड़ी सी आंखें खोलता था
और फिर खर्राटे लेने लगता था। अक्सा को शौहर की नींद खल रही थी। उठ जाए भाई, 11 बज गए। अम्मा के घर मुझे कौन लेके जाएगा? वो इंतजार कर रही होंगी। अरे 11 बज गए। चलो भाई उठता हूँ। एक काम करो, एक कप चाय बनाओ तो बस 10 मिनट में तैयार होता हूँ मैं। मुझसे नहीं बनती है कोई चाय वाय। अक्सा का तंज सुनकर शौहर आंखें मलता हुआ उठ बैठा। अरे भाई बहुत नखरे हो रहे हैं तेरे। हाँ, नखरे तो होंगे ही ना। अब इस उम्र में बीवी मिली है, नखरे तो बनते हैं। ओहो, बात सुन भाई, मैं तुझे कहाँ से बुरा लगता हूँ? हैं? ये बाल रंग लेने से ना कोई जवान नहीं हो जाता। अच्छा, मैं जाता हूँ भाई, अभी तैयार होके आता हूँ। शौहर सराहने से तौलिया उठाकर वॉशरूम चला गया और अक्सा कुर्सी पर बैठकर शौहर का इंतजार करने लगी। इसी दौरान अक्सा का देवर, जो काफी कम उम्र था, कमरे में दाखिल हो गया। अरे आओ आओ। वाह भाभी, क्या बात है, सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? अरे कहीं नहीं, अम्मा के घर जा रही थी। तुम्हारे भाई है ना, बहुत ही ज्यादा सुस्त है। तो फिर आपने इनसे शादी क्यों की? इरफान शौहर है वो मेरे, खबरदार जो इनकी बुराई की तो। भाभी मैं तो मजाक कर रहा था। अच्छा इधर आ, एक बात जरा सच सच बता, झूठ नहीं बोलना। तुझे तेरे भैया ज्यादा पसंद है या भाभी? मेरे भाई, जाहिर सी बात है। अरे मेरा मतलब है कि मेरे मुकाबले में। देखा जाए भाभी तो आप ज्यादा अच्छी हैं। सच? बिल्कुल। अच्छा भाभी, मैं बाजार जा रहा था, आपको कुछ मंगवाना है? हाँ, मैं अम्मा के घर से शाम तक वापस आ जाऊंगी। तुम एक काम करना, वापसी पे मेरे लिए रबड़ी लेते आना। चलें ठीक है। अच्छा भाभी, एक बात बोलूं? हाँ हाँ बोल। बुरा मत मानिएगा, कभी खुदा ना खास्ता मुंह धोकर भाई के सामने मत खड़ो जाइएगा, कहीं वो आपको शीशे में इस तरह देख के डर ना जाए। रुक, बताती हूँ तुझे अभी। इरफान के बड़े भाई ने पहली बीवी से अलहदगी के बाद अक्सा से दूसरी शादी की थी। दोनों की उम्रों में खासा फर्क था, इसलिए अक्सा अपने शौहर को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं देती थी। एक दिन अक्सा का जेवर दोस्तों के साथ पिकनिक पर जाने के लिए जब तैयार होकर अक्सा के सामने आया तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखती रह गई। अरे भाई वाह इरफान, इतने बन संवर के कहाँ जा रहे हो? भाभी पिकनिक है ना, बस वहीं जा रहा था। अच्छा ये बताओ, मैं लग कैसा रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो, अपने भाई से तो बेहतर ही लग रहे हो। अच्छा भाभी, कुछ पैसे हो तो दो ना। एक शर्त है। भाभी आपकी हर शर्ट मंजूर है। अक्सा खिलखिलाकर हंस पड़ी। वक्त पड़ने पे गधे को भी बाप बनाने के माहिर हो तुम। 100 रुपए हैं, चलेंगे? हाँ चलेंगे, मगर 100 रुपए के बदले मुझे करना क्या पड़ेगा? वो सब तो मैं तुम्हें वक्त आने पर सब समझा दूंगी। मैं समझ गया। भाभी तुम मेरी शादी का सोच रही हो ना? चल भाग यहाँ से। उस रोज अक्सा को इरफान इतना अच्छा लगा कि उसने संजीदगी से उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वो इरफान के बारे में सोचती जाती, उसे अपना शौहर उतना ही बुरा लगने लगता। फिर एक दिन एक ऐसा वाकया पेश आया कि अक्सा और इरफान की जिंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई। शब्बीर ने देखा कि एक शुभ भाई के कहने पर इरफान अक्सा को छोड़ने उसकी माँ के घर जा रहा था। गांव के बीच से गुजरते हुए वो दोनों आपस में मजाक करते और तहतहे लगाते जा रहे थे। फिर शब्बीर ने देखा कि जब इरफान ने अक्सा को उसकी माँ के दरवाजे पर पहुंचाकर पलटना चाहा तो अक्सा ने उसे आवाज देकर रोक लिया, मगर इरफान को पुकारते हुए इस बार अक्सा का लहजा काफी मुख्तलिफ था। ओके भाभी, अल्लाह हाफिज। अरे इरफान, एक बात तो सुनो। जी भाभी बोले। चलो बाद में बात करते हैं। ठीक है। थोड़े ही दिनों में शब्बीर को मालूम हुआ कि अक्सा ने अपने देवर इरफान में ऐसी दिलचस्पी ली कब इनके दरमियान बाकायदा चोरी छुपे एक ऐसा रिश्ता कायम हो गया था जिसका इन दोनों के अलावा किसी और को इल्म नहीं था। फिर एक दिन इनका भांडा फूटते फूटते रह गया। हुआ ये था कि एक रात अक्सा की सास गहरी नींद से उठी और पानी पीने के बाद जैसे ही वो वापस जाने लगी, उसी लम्हे इरफान के कमरे का दरवाजा खुला जहां से अक्सा दबे पांव बाहर निकल रही थी। सास एक लम्हे के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने अक्सा पर बिल्कुल जाहिर नहीं होने दिया कि उसने उसे देख लिया था। अक्सा और इरफान के दरमियान जो मुबैना ताल्लुकात कायम हो गए थे,
इसके बाद अक्सा और इरफान ने फैसला कर लिया था कि वो दोनों आपस में शादी कर लेंगे, लेकिन ऐसा करने के लिए अक्सा के शौहर को रास्ते से हटाना जरूरी था। वो एक भयानक घड़ी थी जब इरफान और अक्सा घर से बाहर एक महफूज जगह पर बैठे कोई मंसूबा बना रहे थे। अक्सा ने इरफान को शीशे में उतार लिया था और खुद से शादी का लालच देकर इरफान को राजी कर लिया था कि वो अपने बड़े भाई का खून कर दे। और फिर एक दिन इरफान और अक्सा का मंसूबा कामयाब हो गया। इरफान ने बहाने से अपने बड़े भाई को नहर के किनारे कत्ल करके लाश फेंक दी थी, लेकिन खून कब छुपता है। पुलिस ने जल्दी अक्सा और इरफान से तफ्तीश की तो उन्होंने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। वो दोनों कैसे पकड़े गए ये पुलिस की जबानी खुद ही सुन लीजिए। इंतहाई लर्ज़ाखेज वारदात जो अंधे कत्ल की हुई है और सफाकाना अंदाज में छोटे भाई ने सिर्फ अपनी ख्वाहिश पूरी करने की खातिर बड़े भाई का खून किया है, इस तरह की मिसालें कम ही मिलती हैं। मैं उधर पहुंचा तो देखा गली सड़ी लाश, थोड़ा सा चेहरा नज़र आ रहा था जहाँ पे टोके या तेज़दार आला का कोई निशान लग रहा था। यह है अक्सा जिसने शब्बीर के सामने अपने जुर्म का इतराफ कर लिया था। मेरा नाम अक्सा है। मुझे अपना शौहर अच्छा नहीं लगता था। हम लोगों को प्यार हो गया, हम लोग शादी करना चाहते थे और हमने उसे रास्ते से हटाने के लिए उसे मार दिया। और यह है इरफान जिसके सर पर इश्क का भूत सवार था और जिसने अपने बड़े भाई को ठिकाने लगा दिया था। हाँ जी, इरफान है मेरा नाम। अपनी भाभी को प्यार करना सी, इस करके असं यह मनसूबा बनाया कि असं इन्हू मार दिया। कहती सी मैं दोवां नाल एक नाल शादी करानी है। कहती सी तू आखिर कल नूं फड़िया भी गया मैं तेन बचा लाँगी तो मैं एक नाल शादी मैं तेरे नाल करनी है। इस करके असं उन्हें मार दिता जी। शब्बीर ने रहीम यार खान की तहसील खानपुर में पेश आने वाले इस शर्मनाक वाक़े की शदीद मजम्मत की है। शब्बीर का कहना है कि वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात के बाद मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुँचाना जरूरी है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।